अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 32 की तरफ चलते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो बाल बिखेरे बिखरे कमरे में घुटनों में सड़ती हुई अकड़ बैठी हुई थी। उसकी निगाहों के सामने बार बार एक ही मंजर लहरा रहा था। खान के पेरेंट्स के कातिल हैं लाला। उसे हैरानी और समंदर से खुद कलामी की। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसका लहू टपकाता हुआ सवालिया लहजा उभरा जबकि आंसू से आंसू टपक रहा था। लाले लाले की वजह से शादी की मुझसे। उसे जोर से लैंप खींच कर सामने दीवार पर मारते बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा ऐसा नहीं होता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुम मोहब्बत करते हो मुझसे दुबेरहान। तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। वो हलक के बाल चलाती हुई जोर जोर से रो रही थी। महरू मुआविया की पुरतशवीश और संजीदा आवाज उसके कान तक पहुंची लेकिन उसे सर न उठाया। उठो शाबाश, मेरे साथ चलो, उसे नरमी से उठाते हुए कहा। नहीं, क्यों लेने आए हो मुझे? वो पीछे खिसकती हुई जोर से चिल्लाए। तुम नहीं जाना मुझे कहीं भी, मुझे इधर ही रहना। उसे सब सवाल करने हैं। तुम मुझे ऐसे लेकर ना जाओ। वो मोहब्बत करता है मुझसे, सिर्फ मुझसे। वो खौफजदा थी कि शायद वो इन खबरों की वजह से उसे ले जाने आया है, इसलिए वो बेरतबी से बहके के अंदाज में बोले, हाँ यार, मैं जानता हूँ वो प्यार करता तुमसे। मैं तो वैसे लेने आया हूँ। आर्यन और परी तुम्हें और पश्मीना को मिस कर रहे, इसलिए दोनों को लेने आया। उसने उसकी हाल के पेशे नजर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैरू जैसी जिद्दी और अकरू पसंद लड़की पूरे शाह मैंशन में थी, इसलिए उसे डील करना मुश्किल तरीन काम था। वो जानबूझकर उसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा था और उससे मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक कोई भी बात ना की, जिससे बहुत से लोगों की जिंदगियों बल्कि बहुत से घरानों को हिला कर रख दिया था। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। जाओ तुम, वो सर्द लहजे में बोली। पश्मीना को रेडी करो, आ रहा है। वो तैयार होकर आ गई तो उसने बुरा लगेगा कि जबकि वो तुम्हारे बगैर जाएगी भी नहीं। उसे तरफ का पता फेंका जिसका हस्बत होकर असर हुआ। वो सीधी हुई और बरबर पड़े दुपट्टे को पकड़ते लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। उसके कदम बढ़ाए तो दिल खून के आंसू रोने लगा जबकि जहरीले लफ्ज कानों में पर्दे फाड़ रहे थे। 15 साल की उम्र में किया हरास। इस हरासमेंट को छुपाने के लिए किया बहन से अपने मुलाजिम का नकाब। हरासमेंट हरासमेंट। उसने एक नजर उसके चमकती आंखों वाले फोटो फ्रेम को देखा और फिर बहते आंसू और लड़खड़ाते कदमों से उसके घर की दहलीज पार कर गए। और ये कोई नहीं जानता था कि उसका ये उठाया जाने वाला कदम क्या रंग लाएगा। आध घंटा, फकत आध घंटा। एक एक न्यूज चैनल से हटो ये न्यूज। उसने सुरह व सर्द नजरें उसके सफेद पड़ते हुए चेहरे पर डाली। लेकिन शाह साहब, ये काम, उसने मन मनाते हुए कुछ कहना चाहा जब उसने जोर से कांच के टेबल को हाथ मारा। सारा कांच उसके हाथ को जामी करता चूर चूर होता हुआ एक धमाके की आवाज में फैल गया। मुझे आधे घंटे बाद ये न्यूज हर जगह से क्लियर मिल जानी चाहिए, वरना हर न्यूज चैनल और हर न्यूज एंकर के लिए फातिहा पढ़ने को तैयार रहना। उसने हाशमी की टाइप पकड़ते हुए खौफनाक अंदाज में कहा। और ये धमकी एक बैरोक्रेट, सियासतदान या बिजनेसमैन या ऑफिसर की धमकी नहीं है। ये जहां हैदर शाह की धमकी है और मुझे मेरे इस रूम में आने मत देना। उसने होम अशाम निगाहों से उसकी आंखों को गोया बसम करते हुए कहा तो वो गगयाते हुए बोला, मेरे लिए? उसने हाथ उठाते हुए उसके लफ्ज काटे। 2 मिनट तुम जहाँ जाया कर चुकी हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए तुम्हारी सांसों को मुख्तसर करना मुश्किल काम नहीं है। उसने पथरीले लहजे में कहा तो वो सारे असबाब में हिलाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। इस आधे घंटे के दौरान वो न्यूज़ एंकर भी इधर मौजूद हो जिसने न्यूज़ प्ले की। उसकी दो टोक सर्द आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को रोका, लेकिन उसने कुछ कहने की गलती ना की क्योंकि वह जानता था कि उसका अगला एक भी लफ्ज शाह को उसकी जान लेने से नहीं रोक पाएगा। वो सर हिलाता चला गया जब हान मोबाइल हाथ में लिए अंदर दाल हुआ। सर, आई साहब की कॉल। उससे मोबाइल पकड़ाया तो उसके माथे के बल गहरे होने लगे। आपके ऑर्डर्स का वेट नहीं कर सकता। उसने सलाम के बाद उसकी बात सुनते ही उखड़े हुए लहजे में कहा, नहीं, मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। जहाँ शाह की फैमिली, उसका हमेशा पूरा शहर क्या पूरा मुल्क भुगतेगा। उसने धारते हुए कहा, नहीं आईजी साहब, अगर इस टाइम पीरियड में मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना की गई तो मेरा उठने वाला हर कदम इस सारे सेटअप की जड़ें हिला देगा। उसने हटीले सर्द अंदाज में बात मुकम्मल की। मैं आप सबकी बात मान रहा, कोई डिफेंस नहीं किया, कोई आर्गूमेंट नहीं किया। इन खबरों पर कन्वर्स करके इन हालात में घर वालों को छोड़े इधर बैठा हूँ। उसने चुपते लहजे में कहा और सुने बगैर मोबाइल पटा दिया। उसने हान की तरफ रुख किया जब उसके ऑफिसर इसी न्यूज़ एंकर को पकड़े हुए वहां पर दाल हुए। उसकी आंखों का तासा अचानक इतना बर्फीला और खौफनाक हुआ कि उसकी तरफ मतवज्जो खान और ऑफिसर सुबैर का दिल लजर उठा। उनमें से चीखते हुए एंकर को कुर्सी पर बैठाया जो मसलसल चीखते हुए उसकी बकवास सुन रहे थे, लेकिन वह यूं अपने कान बंद किए हुए बैठे थे कोई कुछ सुनना ना हो। तुम लोग जानते नहीं हो तुमने किसको यूं पकड़ा है? एक न्यूज़ एंकर को। मैं एक न्यूज़ में ही तुम सब मुंह पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ पर वो कुर्सी समेत पीछे को गिरने लगा जब सामने वाले ने उसका कॉलर पकड़ते उसे खींच कर वापस सीधा किया। सिर्फ एक सवाल, अगर 5 सेकंड के अंदर उसका जवाब ना आया तो कातिल तो मैं पहले ही हूँ, अगला मर्डर तुम्हारा होगा। उसका सफाक लहजा उसके हवास ठहरा गया। किसने करवाया है ये सब? फकत नाम।
उसने दो टोक लहजे में किए जाने वाला सवाल उसके हवास मुंजमद काट गया, लेकिन गर्दन के गिर्द जमे हाथ की गिर्द और पुरतपश आंखों की सर्द कैफियत से उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया। और फिर उसके लब होले से सरसराए और उसके लबों से निकलने वाले नाम ने उनके हवासों पर बम फोड़ा। आप क्यों नहीं काल काढ़े मर्दों को कि सबके सब किधर हैं? 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई देखने को नहीं मिल रहा। हाना बतौजू की तरह कोई किसी वक्त चक्कर लगाता और कोई किसी वक्त। दादो ने रोते हुए रूहान से अंदाज में इस बेजान मूरत को देखते हुए कहा। न्यूज़ बेशक चैनल से हट चुकी थी, लेकिन अब इस न्यूज़ के असरात हर न्यूज़ चैनल और हर जगह पड़ते, जिसने शाह मैंशन की जड़ें हिला दी थी। और इस हिलाश की वजह से ही सारे मर्द ही घर को बहुत ही कम वक्त देते थे। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन कोई मर्द घर की दहलीज पार ना करता। वो दोनों पिछले 3 हफ्तों से उनकी नज़रों से लापता थे। कोई कॉल या मैसेज उनकी तरफ से ना आया था, जिसकी वजह से बहुत से ख्यालात उनकी जहनों को जकड़ने लगे थे। अजीब वहशतनाक सा माहौल था, जिसे जीने की होशबरी भी ना तोड़ सकी कि अलीज़ा की गुमसुम उससे लापरवाह कंडीशन उनके लिए बहुत ही अजियत और परेशानी का बायस थी, जो ये भूल चुकी थी कि उसके अंदर एक और वजूद भी सांसें ले रहा था। उसके लबों पर फकत एक ही लाग था, हैदर। वो यूं ही रोते रोते उसे चीखने पुकारने लगती कि वो बेकसूर है, उसे क्यों नहीं छोड़ते। उसकी तवील गैर मौजूदगी ने सबको शर्मिंदगी में डाल रखा था कि शायद उसके इल्जामात के पेश नज़र उसे नज़रबंद न किया गया हो। इस रायसमगी के पेश नज़र वो चलाने लगती और रोते सिसकते मिन्नतें करने लगती कि एक बार, सिर्फ एक बार उसको बुला दें। उसकी अजियत सबका दिल चीर देती। ऐसी हालत में महरो भी अपना दुख बोलती हुई उसे तसल्लियां देने लगती। अम्मा की है काल मौविया और उसके बाबा को आने वाले हैं घर। मामा ने धीमे अंदाज में जवाब दिया। बेगम साहिबा, बाहर मीडिया वाले आए हैं। जबरदस्ती कार्स को भी मीडिया का ड्रावा दिया। उनका कहना है कि अलीज़ा बेटी से मिलना। उनके मुलाजमा ने आकर इतला दी तो सब शशतर रह गए। अपने घर में मीडिया वालों की आमद उन्हें कोई खुशकुन बात ना लगी। वो लजरते दिल के साथ उठी। तब उन्होंने हैरत से दर्द मुर्दाई चेहरे के साथ अलीज़ा को देखा, जो अपने बड़े बड़े सरापे को एक ब्लैक शाल से डामते हुए बेतासर चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई। वो सब परेशानी से उसके बेतासर चेहरे को देखने लगे, लेकिन वो इन सब की नजरों से बेनियाज बाहर की जाना बढ़ी। जब चची ने होश में आते हुए उसे रोका। कहाँ जा रही हो अलीज़ा? उसने एहतियातन उसका बाजू पकड़ लिया। बाहर, उसका यकलफ्ती जवाब आया। बाहर क्यों? चची ने उसका रुख मोड़ते हुए मरीना को इशारा किया। मुझे उनसे पूछना है कि हैदर किधर है? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भीगी। उसकी आवाज़ का कर वहाँ पर मौजूद हर बंदे के दिल को जला गया। मम्मा, मामा और दादो सिसकियाँ बनने लगी। लेकिन आप उनके पास मत जाओ, जहान आ जाएगा। मरीना जानती थी कि मीडिया वाले किसी नेक या अच्छे से तो आए नहीं होंगे, इसलिए उसे रोकने को बोली। नहीं, यही बोल रहे थे ना, मुझे उनसे पूछना है आप लोग झूठ क्यों बोलते? वो कुड़लाते हुए मासूमियत से बोली तो मैरो का दिल कुड़ला उठा। नहीं अलीज़ा, मम्मा पूछ लेती उनसे, आप मत जाओ। उन्होंने से गेड़े में लेते हुए कहा तो वो मचल उठी। नहीं, वो साथी से बोली, सब जान पूछ के मुझे उनसे दूर रखे, मुझे बाहर जाने दे, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर प्लीज। उसने मिन्नत भरे सिसकते अंदाज में कहा तो मरीना की गिरफ्त उस पर ढीली पड़े। सब दर्द छुपाते हुए उसको देखने लगी, जो एक शाल से बड़े वजूद को छुपाते, जबकि दूसरी शाल उसके कंधे पर पड़ी पीछे जमीन पर लटक रहे थे। स्याह व सफेद मिलगुजे से सूट वेरान और सरद सुर आंखों और जर्दी माल चेहरे लिए वाकई जहाँ हैदरशाह की दीवाने लग रहे थे। मम्मा, मामा और मरीना के साथ वो बाहर निकले। बाहर मीडिया वालों का एक हजाम था। बाम बाम की बोलियां थी। सबकी कोशिश यही थी कि वो सबसे पहले उस तक पहुंचे। वो लड़खड़ाते हुए इस हजूम तक पहुंची जब वो मक्खियों की तरह उस तक पहुंचे। मिसिस शाह, क्या आप जानती हैं कि आपका शोहर एक क्रिमिनल है? उस तक पहुंचते ही पहला तीर फेंका गया कि वो सब तरफ कर रह गए। हैदर किधर है? उसका तीर बामुश्किल बर्दाश्त करती हुए बोली तो थोड़ा हैरान हुए। आप इधर मुझसे बात करें प्लीज। मामा ने सहाफी को अपना मुतवज्जो करना चाहा, लेकिन वो अनसुनी करके उसकी तरफ माइक करता हुआ बोलता गया। मिसिस शाह, आप एक क्रिमिनल के साथ कैसे रह रही हैं? कभी आपने रोका नहीं उन्हें ब्लैकमेल इकट्ठे करने और मुल्क से गद्दारी करने से? ये तलख सवाल एक तीखे से अंदाज में पूछा गया। नहीं है वो क्रिमिनल, बकवास बंद करो अपनी। और मैंने पूछा कि हैदर किधर है? वो जोर सड़ चलाई थी। किधर लेके गए हो इन्हें? उसकी जोरदार चीख पर एकदम सन्नाटा छा गया। आप इस तरह से हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर देती? कहीं आप भी तो उनके गिनावे कामों में साथ तो नहीं थी? वरना हासी कम उम्र और खूबसूरत है पर कोई भी अपनी उम्र का मिल सकता था। उसे हासी हबासत से बात की तो मम्मा फौरन आगे बढ़े, लेकिन वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे फक नजर से देखे जा रही थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? डीजे की झुंझलाई हुई वापस उसने काटदार आंखों से उसको देखा। ये इसी तरह पॉसिबल है जिस तरह ये पॉसिबल है कि मैं सब कुछ काट सकने के बावजूद चुप हूँ, उसने तीखे अंदाज में कहा। तो वह पल भर को चुप हुआ। लेकिन इस तरह तो देखो,
آپ نے اینکر کو اس نے لب کھولے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روکا. اس کی بات مت کرو. اس نے جو کیا اس کی بات ابھی کلیئر ہو چکی ہے. اسے سرد آواز میں کہا تو وہ بات بدلتا ہوا بولا. لیکن ابھی جس پر تم ہاتھ ڈالنے کو کہہ رہی ہو نا اس کی اتنی جلدی یہ سب. وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ جہاں کا آفیسر اور ہان بھاگتے ہوئے آئے. سر. ہان کی آواز نے اس کے حواس الرٹ کر دیا. اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ویسے سے اس کا اپنا دل کسی انہونی کے خیال سے ایک دفعہ کانپا. میڈیا والے مینشن پہنچ چکے ہیں اور اسے وقفہ لیا. لیکن جہاں کے بھاگتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ یہ الفاظ نہ بولے. لیکن اس کا سوالیہ انداز اسے بولنے پر مجبور کر گیا. بھابھی میں اس کا لب لزرے جب اس نے اسے خونی نگاہوں سے واپس ڈی آئی جی کو دیکھا. یہ ایک اور ظلم ایڈ کر لیں آپ کی فورس. اسے اس سب کا سود سے میں حساب دینا ہوگا. میں لوں گا حساب. سامنے پڑے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ آندھی طوفان کی سی رفتار سے بھاگا. وہ فق نظر سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن وہ بپھرا ہوا آیا اور ایک صحافی کے منہ پر زوردار مکہ مارا اور اچھل کر پیچھے گرا. اور اس کے ساتھ اس کا مائک اور کیمرے پیچھے بھی گرے جبکہ باقی سب حیرت زدہ و خوفزدہ ہونے کے باوجود اس پر کیمرے فوکس کرنے لگے. یو باسٹرڈ. تم جانتے ہو تم کس انداز میں بات کر رہے تھے. وہ پاگل ہو رہا تھا جبکہ اس کے تمام آفیسر کے اسلحے کی وجہ سے انہیں کیمرے بند کروائے جبکہ ہان کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے میں تھی جو شاید نہیں یقیناً کہیں اندر تھے. آپ ایک آن ڈیوٹی جنرل. اس نے غلطی پر غلطی کرنے کی پاداش میں ایک اور مکہ کھایا جو کہ اس کی ناک کی ہڈی توڑ گیا. سر مر جائے گا یہ سب. بس کریں پلیز. ہان اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر پریشان ہوتا ہوا اسے روکنے کو آگے بڑھا. میں مار ڈالوں گا اسے. اس کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی. اور یہ نہیں جانتا تھا کہ کس کی بیوی سے کیا بات کر رہا تھا. اس نے جوتوں کی زد میں رکھے ہوئے وہ مسلسل ٹھوکریں مار رہا تھا. تب تک مینشن کے سب مرد وہاں پر آ پہنچے جنہیں اس سب کی خبر نیوز سے ملی تھی. سر پلیز بھابھی میم کو دیکھیں یہاں پر. اس کی محسوس رکھ دبائی. وہ اسی مقام پر ساکت ہوا اور اسی موقع کو غنیمت جانتا ہوا اس صحابی کو پکڑتا ہوا گاڑی میں ڈال گیا. اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو لٹی پٹی حالت میں کھڑی تھی. اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ خود کو ختم کر ڈالے. جو اس کو جانتے بوجھتے اس کی حالت جانتے ہوئے اس کی محبت کے باوجود اسے اذیت دے گیا تھا. اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ سب بند توڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی. اس کے کچھ حد کسرتی ہوئی سینے سے آنے لگے. کدھر چلے گئے تھے. یہ سب گندے ہیں. میں مر جاؤں گی. کچھ نہیں کیا آپ نے. نہیں ہے آپ کریمنل. نہیں ہے قاتل. یہ سب گندے ہیں. پلیز میں اب کبھی نہیں جانے دینا میں نے. وہ بے رتی سے ٹوٹتی بلکتی ہوئی بولتی گئی جبکہ اس کے سینے سے لگائے ہوئے اس کی کمر سے لاتے ہوئے اپنے لب بار بار اس کے اجڑے بالوں پر رکھتے ہوئے تسلی دے رہا تھا. پاس کھڑے وجود اور منہ سے یکساں نظر انداز ہوئے دوسرے میں گم کھڑے غم غلط کار تھے. ریلیکس. اس کے بالوں پر ہولے سے لب رکھتا ہوا کہا لیکن وہ بات سو کی یہ جا رہی تھی. جب گاڑی سٹارٹ ہونے کے وہاں پر وہ چونکا. اس نے آہستگی سے خود سے احاطہ کیا اور اس کی آنکھوں کے پوروں سے آنسو چنے لگا. میں ادھر ہوں آپ کے پاس. اب مزید ایک آنسو بھی نہیں. اسے تنبیہن کرتے ہوئے کہا اور مما لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مضبوط بازو میں لے کر انہیں تسلی دینے لگا. سب سے ملنے کے بعد وہ اس لیے بھی اندر آیا کیونکہ اسے آگے کے لائر عمل کو بھی دیکھنا تھا جہاں وہ سب. دادو نے بات کا آغاز کیا جب اس نے راستے میں ہی روک دیا. دادو پلیز. میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. مجھے مجبور مت کیجیے گا. اسے نرمی مگر دو ٹوک انداز میں کہا اور اس نے گلا کھنکھاڑا. مجھے ابھی واپس جانا ہے. میں نہیں. آپ کہیں نہیں جائیں گے. اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. وہ اس وقت اپنے دکھ اور ڈر میں اپنی شرم بھول چکی تھی. وہ اس چیز سے بے بہر ہو چکی تھی کہ سب پاس ہیں یا سب کیا کہیں گے. میرا جانا اس وقت بہت ضروری ہے. میں کل تک آ جاؤں گا. اسے شاید زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چرائی تھی. وہ بھی اس سے جو اس کی رگ رگ میں بستی تھے. مما. اسے بے بسی سے ماما کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. علیزے نہ کرو اپنی صحت کو دیکھو. انہیں سینے میں چھپاتے ہوئے سے پوچھکارا. جہاں بیٹا کیوں عطیہ دے رہے ہو سب کو. کیوں نہیں کھول رہے ساری بات. ماما نے قدرے ہفکی سے کہا. لالے. مہرو کی پکار پر سب نے چونک اس کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. اسے نظر اٹھا کر سوالیہ انداز میں اس کو دیکھا. ہان کے پیرنٹس کون تھے اور انہیں کیوں مارا گیا. اس کے سر تاثر سے سجے ہوئے سوال پر سب اپنی جگہ منجمد ہوئے جبکہ وہاں پر ڈال ہوتا ہوا ہان گویا ہوا میں ملک ہو گیا. تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے. 12 سال اس ہوبڑو اور مضبوط کٹ کاٹ کے لڑکے سے اس کی ذہانت سے بھرپور کچھ آدھا لیکن سرد آنکھوں میں دیتے ہوئے سر ظفر نے پوچھا تو اس نے آنکھیں چہرے پر گاڑے کچھ پر سوچا اور پھر ایسا جواب دیا کہ وہ چونک اٹھے. بہت بڑا طاقتور آدمی. ایسا آدمی جس کے اشارے سے ملک بھر میں ہوتی ہوئی سرگرمیوں پر اتنا تو اثر پڑے کہ لذریں. اس کی سرد آنکھیں لمبا سر ہوتے جا رہے تھے. کیسے بنو گے طاقتور. ان کے سوال پہ وہ لمبے بار کو ٹھٹکا اور پھر اسی انداز میں پینسل گھماتے ہوئے کچھ سوچنے لگا.
ताकतवर बनना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ खुद पर ही काबू तो पाना होता। इस 12 साल बच्चे के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वह पल को चुप रह गया। मैं हेल्प करूं तुम्हारी? उन्हें नरमी से पूछा। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब आया। क्यों? यक लफ्ज़ी सवाल मेरा दिल नहीं है, उसे बेपरवाही से कहते हुए अपनी निश्चित छोड़ी। लेकिन मैं तुम्हें 1 साल के अंदर तुम्हारी स्टडी के दौरान तुम्हें ताकतवर बना सकता। उसने उसे पुछ से आवाज लगाते हुए कहा तो उसके कदम रुके। 1 साल? उसने गर्दन मोड़ कर पूछा। आपकी उसकी स्याह सर्द आंखों में एक चमक सी लहराई। हाँ, सिर्फ 1 साल। और तब उसने सोचा कि 1 साल, फकत 1 साल की बात है, वो अपनी मंजिल मकसूद तक आसानी से जा पहुंचेगा। उसे मुड़कर ने देखा और कदम वापस मोड़ता उन तक आया। मुझे 1 साल में ताकतवर बनना है, ये मैं आपके कहे पर कह रहा हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। अपने 30 साल टीचिंग एक्सपीरियंस में पहली दफ़ा हुआ था कि किसी ने उन्हें धमकी दी, और वो भी 12 साल बच्चे ने। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये इस बच्चे की पहली धमकी थी। मेहरू, कैसे सवाल पूछ रही हो भाई से? चची ने जहाँ की सुरख आंखों को देते हुए कहा। चची, ये सवाल मेरी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते। ये सवाल बाइक के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए, वो चटाती हुई बोली। मेहर, सर तुम्हें कोई जवाब देने की पाबंद नहीं है। हान की संजीदा आवाज पर वो करंट खाकर मुड़ी। उसको देखा तो दिल धड़क उठा। वो जब बहुत मुश्किल दिन भी आए थे, 3 दिन से ज्यादा का वक्फा ना कटा था, आज उससे वो 3 हफ्तों बाद देख रही थी। उसका दिल किया को सब कुछ छोड़ते उसके सीने में चेहरा छुपाए सब कुछ बोलती चले जाए। लेकिन क्यों पाबंद नहीं है? उसने तलख अंदाज में बामुश्किल सिसरते दिल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। लेकिन वो दोनों ही उसकी बातें और बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए उठे और बाहर की तरफ बढ़े तो अली से सिसक उठी। लेकिन उसकी उठी हुई एक ही मजबूत निगाह पर वो चुपकी रह गई। वो दादू की गोद में सर रख कर रोने लगे। वो जानते थे कि मेहर माँ इस वक्त क्या सोच रही थी और किस कदर जज्बाती है, इसलिए वो चाह कभी उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे। जब वो दोनों उसके पास से उसे नजरअंदाज करते गुजरे तो वो बबक उठे। तो क्या वाकई हान की मुझसे शादी एक डील थी, साजिशों की, जुर्मों को छुपाने की? उसका 1000 मेनू से सजा हुआ तीखा सवाल वहां पर मौजूद हर फर्द की रूह तक खींच गया। मेहरमा, असफा, चांचू और माविया गुस्से से उसकी तरफ लपके, लेकिन वो रोती हुई उन्हें देती हुई अंदर भाग गई। उसकी स्पेशल सर्विस की ट्रेनिंग को 2 माह गुजर चुके थे। वो बहुत तेजी से सब कुछ सीख रहा था। उसके हाथ में जुनून था। इन सब के दौरान उसे भी 12 चोटें आई थी, लेकिन वो इतनी सी उम्र में अपने जम छुपा कर रखने और बर्दाश्त करने का हुनर जानता था। 1 साल के जानलेवा करे वक्त के बाद उसके हाथ में थमे सर्टिफिकेट ने उसके हर गम को खुशी में बदल दिया। 15 साल की उम्र में मैट्रिक की तालीम हासिल करते जिस एकेडमी और SII के ऑफिसर के अंडर उसे ट्रेनिंग ली थी, वो उनके साथ काम करने लगा। उसकी नेक्स्ट तालीम भी जारी थी, लेकिन वो अपना नाम छुपाए ISI के लिए बहुत से काम करने लगा। वजह उसका मजबूत कद काट और सर्द आंखें थी। वो इतनी सी उम्र में ही अगले को घबरा देती थी। वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहा था, इस वक्त अपने मिशन को मुकम्मल करता अपने साथी के साथ घर वापस जा रहा था जब उसकी गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाने पड़े। उसने चौंक कर सामने खड़ी इस वजह को देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैली। उसने दोबारा आईब्रो उचकाकर सामने देखा, जहां सामने 12-13 साल का दुबला सा लड़का फटे कपड़ों और जामों से चूट बदन लिए हुए खड़ा था। जहां तुम यूं किसी जर्नलिस्ट पर हाथ कैसे उठा सकते, वो भी इतनी मामूली मामूली बात नहीं थी ये। वो दाड़ा देखो, जहां तुम समझो वो बस तुम्हारे घर भी ही तो गया था और उसने दोबारा बीड़ू के छत्तों में हाथ डाला। बकवास बंद करो अपनी। उसे गिरेबान से पकड़ता हुआ दीवार से लगाता हुआ उसकी सांस अटका गया। मेरी बीवी के बारे में भूल का भी एक लफ्ज नहीं निकाला, वरना पाकिस्तान बाढ़ की तमाम फोर्सेज को तुम्हारी लाश भी ना मिलेगी जनाजे के लिए। उसकी आंखों में देते हुए फनकारा तो उसने लबू पर जुबान फेरते हुए कुछ बोलना चाहा। वो बास्टर गलत बयानी और हरासमेंट करके पूरे मीडिया को मेंशन लेकर गया और फिर मेरी फैमिली को हरासा किया उसने। वो चलाया। वो मेरी बीवी थी, जहां शाह की बीवी, हसन शाह की बहू थी, वो जिसे वो अपनी गलीज नजरों और मुकरा लफ्जों से गेटे में लिए हुए था। वो तय से बोलता हुआ उसे दोबारा से कुर्सी पर पटक गया। जहां उसे सामने देखा तो बामुश्किल खुद को कंपोज करते उनकी तरफ देखा। थोड़े से वक्त की गुंजाइश पास पड़ी कुर्सी पर कुड़लाते वजूद की हालत देते हुए उन्हें नरमी से इस्तात की। बात अब मेंशन तक जा पहुंची है। मेरी बर्दाश्तें और गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। सारे जर्नलिस्ट जो कि मेंशन तक किए थे, उनकी छूट के लिए प्लीज सर मेरे पास कोई भी ना आए कि मैं उनकी एक भी नहीं सुनी। उसे बाजार उन्हें सुनाते हुए कहा था, आपको दिया वक्त भी खत्म हो रहा है, मुझे आप सब कुछ डिस्क्लोज करना है। उसे सर्द आवाज में डिस्क्लोज करना है। जहां तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। उन्हें उसे रोकने की एक हफीफ सी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर कारदार निगाहों से उन्हें देखा। मेरे पास वक्त नहीं है, न जल्दबाजी के लिए न आराम से कुछ करने के लिए। उसे सर मैट से कहते हुए शायद जींस में दाएं हाथ घुसाते हुए कहा, इस सब से तुम्हारी फैमिली
ایک فاسٹنگ کوشش کی گئی جس پر اس نے طلب سی سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر مہاتم کی نگاہوں میں سرد نگاہیں گاڑی۔ فیملی کا ڈرامہ مجھے نہ کل تھا نہ آج، مجھے کل بھی ایک وعدے نے روکا تھا اور مجھے آج تک اسی وعدے نے روک رکھا ہے۔ اور اسے روک کر سب کے چہروں پر شعلے برساتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ اور میری فیملی کو اس سب میں انوالو کرنے اور ان کا نام لینے کی نیکسٹ کوشش مت کیجیے گا۔ اس کی آواز کا سر تاثر اس میں چھلکتی سر دھمکی انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئے۔